मैं देखिए 5 साल पहले भी कहता रहता था कि ये भयंकर रूप लेने वाला है। हम लोग संवेदनशील नहीं रहे और हमने काफ़ी देर कर दी है। पैटर्न पहले के जो थे वो अब बदल चुके हैं, पैटर्न अब अलग हो गए। डिजिटल वर्ल्ड है, डार्क नेट का ज़माना है, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक इतना जोर लगाने के बावजूद भी अभी तक एक नशा निवारण सेल नहीं बन पाया। तो प्रायोरिटी क्यों नहीं है? इज द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है ना। और उसके बाद अरे मेरा तो प्रश्न ये है, क्योंकि आपका जो स्टेट का जो नोडल एजेंसी है, जैसे केंद्र सरकार में एनसीबी एक नोडल एजेंसी है, आप एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को क्यों कमजोर करने पे तुले हुए हैं? मेरा ये प्रश्न है। ने कानून बिना पढ़े ही कहा कि ये कमजोर है, आप कानून को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और कहेंगे ये तो कमजोर है। आपने प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 जिसकी अधिसूचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2020 में करी, 21 में करी या 22 में करी, जो भी नोटिफिकेशन हुआ, आपने उसमें सिर्फ एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया। क्या आप हमें बताएंगे, क्या इस प्रदेश की जनता को आप बताएंगे कि आपने कितने बड़े तस्करों को उसमें डिटेन किया? एक अभी किसी नेताजी की मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक स्टेटमेंट आया है ना, और एक सचिवालय में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ा दुख होता है मुझे, विषय के बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक राजनीतिक सी स्टेटमेंट दे देना मुझे लगता बचना चाहिए। 50-100 करोड़ रुपए एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को दीजिए, उसे सुदृढ़ कीजिए, है ना, और फिर आगे बढ़िए। आप सप्लाईज को कंट्रोल कर लेंगे। जो कर्मठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको विथड्रॉ कीजिए। जो लोग जिनको डार्क नेट की को जो ट्रेंड है उनको इकट्ठा कीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड फोर्स तो चाहिए ना आपको। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप मैं हूं रमेश असिंगटा। हिमाचल की जवानी लगातार चिट्टे के चंगुल में है। जवानी तड़प रही है, जवानी सिसक रही है। तो हिमाचल पर भी इसका असर है, जब युवा पीढ़ी इस तरीके से न केवल बर्बाद हो रही है, बल्कि कई मामलों में तो अपनी जान तक चिट्टे के कारण नौजवान हिमाचल के गंवा रहे हैं। कैसे इस परिस्थितियों से बाहर निकले, रोकथाम कैसे करें, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एनसीबी के पूर्व अधिकारी ओपी शर्मा साहब है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हिमाचल में, क्या पहले इसको हल्के ढंग से लिया, अब इतनी समस्या ये विकराल हो गई है, तो क्या इसका समाधान क्या है? कैसे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नशे से बचाया जा सकता है? शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत टिंज भारत में। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ज़्यादा ये समस्या बहुत बढ़ गई है। रोजाना कहीं ना कहीं से मौत की खबर आ रही है, बहुत दुखदायी। सिंगल चाइल्ड वो नशे की गिरफ्त में, कोई शमशान घाट के पास पड़ा हुआ मिल रहा है, कोई कब्रिस्तान के पास मिल रहा है, कोई जंगलों में, कोई खेतों में मिल रहा है। बिल्कुल। ये समस्या तो बहुत पहले से थी। मैंने अपने जीवन में हिमाचल में पहली जो मौत देखी है वो कुल्लू में देखी है, और बहुत पहले देखी है। जब हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में होते तो उस वक्त भी ये जो हीरोइन है ना, ये किसी और तरीके से इसका नाम लिया जाता था उस जमाने में, उससे हुई है कुल्लू में, ठीक। तो ये सिलसिला जारी रहा, नशे का उत्पादन बढ़ता रहा, हमारे यहाँ भी बढ़ता रहा, नारकोटिक ड्रग्स का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का भी डाइवर्शन होता रहा। ये सारे केसेस हमारे सामने आते भी रहे। हम लोग संवेदनशील नहीं रहे और हमने काफ़ी देर कर दी है। मैं देखिए 5 साल पहले भी कहता रहता था कि ये भयंकर रूप लेने वाला है। मैं जगह जगह पे संगोष्ठियों में, अपने वक्तव्यों में और कई सारे अपने अवेयरनेस कैंपेन्स में जहाँ मैं लगा रहता था, हर जगह मैं समाज के हर वर्ग में जाकर के ये बात करता था कि अभी भी समय है, समय रहते हम लोग अगर इसकी रोकथाम सरकार भी और समाज भी अगर कर लेगी तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी क्या हो रहा है कि अभी कुछ काम होने लगा है इसके ऊपर, है ना, और वो जो काम है उसमें भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से होना चाहिए अभी भी उसमें कमी है, प्रशिक्षण नहीं है मुझे लगता है, और सूचना का भी अभाव है, और सूचना तंत्र भी अभी हमको काफ़ी हद तक इसको भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बहुत सशक्त करने की आवश्यकता है। और सब थोड़े चलते हैं आगे को। हाँ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। और अवेयरनेस के क्षेत्र में भी जो जिसको हम कहते हैं कि डिमांड रिडक्शन के क्षेत्र में भी हमको काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। स्केल पहले भी था, स्केल आज भी है। पैटर्न पहले के जो थे वो अब बदल चुके हैं, पैटर्न अब अलग हो गए। डिजिटल वर्ल्ड है, डार्क नेट का ज़माना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ड्रग जो है वो फिजिकली आपके पास पहुंच रही है, वो कुरियर के माध्यम से, डार्क नेट के माध्यम से, वो जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, उनके माध्यम से आपके घरों तक पहुंच रही है। तो इसको डिटेक्ट करना वाकई में थोड़ा मुश्किल तो हो गया, लेकिन उसके लिए हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, चाहे पुलिस है, चाहे स्टेट टैक्सेस एक्साइज है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, चाहे ड्रग कंट्रोल है,
ये जो 3 विभाग और मैंने बताए हैं, ये भी एनडीपीएस एक्ट 1985 में ये एम्पावर्ड विभाग हैं, लेकिन ये इसका नाम नहीं लेते हैं। हमने प्रयास किया, पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत प्रयास किया, जिसमें एकीकृत नशा निवारण नीति को भी लाया गया और वो स्टेट टैक्सेस एक्साइज से ही अधिसूचित हुई, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट की जो पावर्स है ना, वो पुलिस को भी एक्साइज से मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो इसका प्रबंधक डिपार्टमेंट है, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर अभी तक इतना जोर लगाने के बावजूद भी अभी तक एक नशा निवारण सेल नहीं बन पाया। ठीक है, और देखेंगे आपकी जो सोशल जस्टिस है, जो डिपार्टमेंट है, वो आपकी डिमांड रिडक्शन साइड में हेल्थ डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में एक वहां पे उसको काम करना है, अवेयरनेस का है ना, और ट्रीटमेंट वगैरह का सारा काम की देख रेख उनको करनी है। वहां भी ऐसे कोई सेल अभी तक नहीं बन पाए हैं। सेल तो मैं छोड़िए ये आप, कह रहा सेल हूं तो कि छोड़िए, हम क्या कर करता क्या है, रहे हैं? सिविल वेलफेयर अधिकारी पकड़ा जाता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ही, देखिए, जिसके कंधों पर आप कह रहे हैं कि ये पूरी जिम्मेवारी है। देखिए, जिसने इन गतिविधि में शामिल होना है, वो चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी व्यक्ति क्यों ना हो। हमने बड़े बड़े देख लिए, कई लोग जेलों में गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जब हम वापस अपने विभाग में आए, तो उसके बाद वहां पे साजी मोहन करके एक आईपीएस ऑफिसर जो है 36 किलो हेरोइन के साथ, 12 किलो हेरोइन के साथ एटीएस मुंबई ने उनको पकड़ा है। तो ये इसमें मत जाइए आप, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कौन अच्छा काम करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है ना, समाज से सभी लोग है ना, तो पैसा बनाने की ललक सभी को है। हो सकता है जो इसमें गलत तरीके से पैसा अर्जित करना चाहता हो वैसे चला जाता होगा, तो यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम उनसे रिकवरी हुई है या नहीं हुई है, या इसमें क्या स्टेटस है, ये तो पुलिस ही इसका खुलासा कभी करेगी। मेरा ये कहना है कि हमने पिछले दशकों से नशे की समस्या को समग्रता से नहीं समझने की कोशिश की। हमने इसको पीसमील में कहा कि हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, और पता नहीं क्यों एक ऐसा ईगो यहां पे चलता है कि भाई सिर्फ पुलिस ही काम करेगी, बाकी कोई हम काम नहीं करेंगे। अब ये क्या बात है? आपको औरों का भी सहयोग लेना चाहिए, है ना। इसीलिए हमने कहा था कि क्योंकि ये बहुआयामी जब समस्या है ही है, तो इसका निवारण भी आपको समग्रता से करना पड़ेगी, यानी कि बाकी के संबंधित विभागों को भी अपने साथ लेना चाहिए। अब पुलिस विभाग इंटेलिजेंस भी करेगा, इन्फोर्समेंट भी करेगा, ठीक है ना, उसके साथ 120 और एक्ट है वहां भी जाएगा, तमाम तरह की ड्यूटीज करेगा। कितने प्रेशर में, कितने दबाव में हमारा आईओ है, ठीक है ना। हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं? वो हनुमान जी तो है नहीं कि वो रातों रात उस समस्या का निदान कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो एनडीपीएस एक्ट है, जिनको मैंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर है, जैसे डिपार्टमेंट रेवेन्यू है या स्टेट टैक्स एक्साइज है, इनको भी इस काम में लगाना चाहिए। की क्या क्या भूमिका है, आप भी थोड़ा विस्तार से, क्योंकि आप एक विशेषज्ञ भी है इनकी। पुलिस के अलावा साधारण लोग ही समझते हैं, लोग ही समझते हैं कि केवल काम पुलिस का है। देखिए, पुलिस का जो काम है सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करना है, इन्फोर्समेंट करना है, अभियोजन करना है, प्रोसिक्यूट करना है, जस्टिस डिलीवरी करना है, और लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे करना है। इतना ही काम है। ये अलग बात है कि पुलिस अवेयरनेस कैंपेन में काफी कूद जाती है, क्योंकि जब कोई कूदेगा नहीं तो फिर पुलिस समझती है कि सारा दबाव हम पे आ रहा है, तो पुलिस फिर नशा निवारण के क्षेत्र में जागरूकता शिविर भी लगाने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो एनर्जी है पुलिस की वो इधर उधर बढ़ जाती है। तो जो परिणाम आने चाहिए आपके अभियोजन में, अभी भी आप 40-42% तक पहुंचे। हालांकि भारत के दूसरे राज्यों के वनस्पति ये फिर भी बहुत अच्छा एक रेट है, सक्सेस रेट है। लेकिन जैसे हम काम करते थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, हम 90 से 100% तक अभियोजन जो मेरे समय के जो नए कार्य हो रहे हैं, सीजर रहे, उसमें 100% के करीब हमारी सफलता है। तो हमको इस लेवल तक जाना चाहिए। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि लॉ इन्फोर्समेंट से, कोएर्सिव एक्शन से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं, आप डिमांड को खत्म नहीं कर सकते। डिमांड पे इसका इम्पैक्ट नहीं रहता, इसका इम्पैक्ट रहेगा सप्लाईज के ऊपर, है ना। वो भी आप कितनी शिद्दत से चारों तरफ से घेरा बांधते हो या नहीं बांधते हो। अब ये सरकार का काम है कि सरकार पुलिस को कितना सशक्त करती है। अब आपका का जो प्रश्न था ड्रग कंट्रोल, आप जानते होंगे कि हमारा जो प्रदेश है इसमें फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है, और देश में मुझे लगता है दूसरे या तीसरे नंबर पे है। और आप चौंकेंगे कि यहाँ पे एक ऐसी पेन किलर जो बहुत ही एडिक्टिव है, उसको बनाने के लगभग 140 फैक्ट्रियां हैं। हमारी समझ से ये बाहर है कि उनको जब लाइसेंस ग्रांट किया जाता है
उनके पास ही इतनी मार्केट कहाँ है? ये कितने ऑपरेशन और कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि इतने कितने कैंसर के पेशेंट होंगे कि जहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े पेन किलर ट्रामाडोल की तरह जो है वो उनको वो एडमिनिस्टर करने होते होंगे, देने होते होंगे, है ना। और फिर होता क्या है, फिर यही चीज़ें जो है इसकी जो है मॉर्फिन और ट्रामाडोल की इंजेक्शन और दवाइयाँ फिर अस्पतालों से गायब हो जाती हैं, है ना, गायब, वो डाइवर्ट हो जाती हैं। फिर वो नशीले पदार्थ है, तो बेसिकली नशीला पदार्थ है ना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ड्रग कंट्रोलर का ये काम है, इसका प्रबंधन का, इस चीज को रेगुलेट करना, प्रबंधन करना, इसको देखना। क्या देख रहे हैं वो कई वर्षों से? हमने तो नशा निवारण बोर्ड का जब मैं संयोजक था, मैंने इन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज के मालिकों को, इनको सेंसिटाइज किया, इनको कालाम में करा, हमने बुद्धि में जाकर के करा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी, मुझे याद है कि ज्ञानेश्वर सिंह जी है, श्रीमान ज्ञानेश्वर सिंह जी, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल है, हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उन्होंने भी इनको सेंसिटाइज किया, है ना, कि ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें तो ये समझ नहीं आता कि अभी तक वो जो नेशनल पोर्टल बनना चाहिए या स्टेट लेवल का एक वो पोर्टल बनना चाहिए जिसमें जो नशीली दवाएं हैं, जो बेसिकली तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं लेकिन वो डाइवर्ट हो जाती हैं, उसकी जो प्रोडक्शन से लेकर के उसकी कंजम्पशन तक का जो मूवमेंट है, उसको ये क्यों नहीं उसको मॉनिटर कर रहे हैं? आपने नशा निवारण बोर्ड का जिक्र किया, तो ये सरकारें तो कंटिन्यूटी में होती है, लेकिन बोर्ड आज की डेट में कहाँ है? क्योंकि आपने कहा कि एकीकृत पॉलिसी भी आई थी, उसकी मुख्य बातें क्या थी और किस कमी कहाँ रह गई इस सिस्टम में? क्योंकि आज चिट्टा सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है वो चिट्टे की आ गई है। आप चिट्टे पे इसलिए बोल रहे हो, इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि इससे मौतें हो रही हैं, लेकिन आप चिट्टे तक जो पहुंच रहे हो उसके पीछे इसके बड़े कारण हैं। आप तंबाकू शराब से शुरू करते हो, चरस पे पहुंचते हो और फिर सीधे चिट्टा पे लैंड करते हो। खबरदार करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चिट्टे के बाद भी इससे 50 गुना घातक भी एक ऐसी औषधि ये आ सकती है मार्केट में, उसका नाम नहीं हम लेंगे, ठीक है, लेकिन वो राउंड ला सकती है। विदेशों में लाखों बच्चे उसकी बलि चढ़ चुके हैं, है ना, और वो फार्मा ड्रग है, ठीक है। तो हमको खबरदार होना पड़ेगा। बात है कि हम इसको समग्रता से नहीं कर पा रहे। क्या हमने भांग की खेती को नष्ट किया? क्या हमने जो इंटरनेशनल माफिया अभी भी बैठे हैं कुल्लू जिला के अंदर जंगलों को अपने अधीन करके बैठे, क्या हमने उनको खत्म करने का काम किया? नहीं किया। हमने अफीम की खेती, अभी भी अवैध खेती हो रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस के जो उस वक्त संयुक्त तत्वाधान में जो ऑपरेशन हुए, उसके बाद वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुए? क्या किया गया? ग्रामीण विकास को उसका दायित्व दे दिया और उसका मनरेगा की लेबर लगा करके उसके बाद जहां भी झाड़ियां मिलती छोटी मोटी आती है उसमें बता देते हमने 1 लाख बीघा में खत्म कर दिया। भाई वो वाली भांग को खत्म करके आपको क्या करना है? वो कमर्शियल भांग नहीं है, आपको किसको करना है? जहां पे माफिया बैठे हैं, आप उनको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? आपकी वो प्रायोरिटी क्यों नहीं है? इज द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है ना। और उसके बाद आपका पंजाब से पुलिस आती है, बाहर से पुलिस आती है, आपके पांवटा साहिब में रेड होती है, डाइवर्ट होती है ये जो ट्रामाडोल इत्यादि इत्यादि, आप इनके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसते हैं? क्यों संबंधित विभाग इनको मॉनिटर नहीं करते हैं? क्योंकि यही चीजें कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा, जब चिट्टे की जब सप्लाई, जो ट्रैफिकिंग जब थोड़ी खत्म हुई, कंट्रोल में हुई, तो बच्चों ने, युवाओं ने काफी ट्रामाडोल, मैंने तो ठेव का एक केस स्टडी किया उस वक्त, ट्रामाडोल लेना शुरू किया और होटलों के कमरों में आकर के बैठे होते थे और वो ज्यादा दूर नहीं होते थे हमारे थानों से, बहुत नजदीक होते थे, मैं तो देख के भी आया, है ना। और वो बच्चे जाकर के वहां से ट्रामाडोल ले रहे, क्यों? क्योंकि उनको जब विड्रॉल पड़ रहा है, तो जब चिटा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने वो ट्रामाडोल होटलों के कमरों से लिए। बड़ी अजीब परिस्थिति। तो हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए? हमको तो दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मौतें हो रही, मौतें होंगी, खबरदार करना चाहूंगा, और भी होंगी अगर हमने इसको समग्रता से इसका निदान, इसका हमने प्रिवेंशन नहीं किया। सप्लाईज पे भी, डिमांड साइड पे भी। अकेले महामहिम राज्यपाल महोदय इस अभियान को लेकर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, है ना। तो राजभवन बहुत सक्रिय हो रखा। माननीय मोदी जी ने 2017 में अप्रैल मई में हरोली की जो एक बैठक हुई थी उसमें सब चीजें, राजभवन सक्रिय रहा, लेकिन रिजल्ट्स तो उसके उलट आ नहीं रहे, क्योंकि रोज एक मौत हो रही है। भाई उस मुहिम को लेके तो जाना है ना। अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो हम लोगों ने इनिशिएट किया है सिंघा जी, अभी तो हमने शुरू किया है और हम ये कह रहे हैं हमने युद्ध छेड़ दिया। कौन सा युद्ध भाई? अगर आपने युद्ध छेड़ा होता तो आपके जितने भी कंपोनेंट है वो सारे इकट्ठे होते। क्या आपने नशा मुक्त हिमाचल, स्वस्थ एवं समृद्ध हिमाचल, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीछे जिस मिशन को, नशा निवारण बोर्ड की पहली और अंतिम बैठक, दूसरी तो हो ही नहीं पाई, अधिकारी बिदक ही गए, मुझे लगता है उनको दूसरा फेस करने के लायक ही नहीं थे, मुझे लगता है उन्होंने नहीं होने दिया, इसको नहीं हुआ, हम भी निकल आए बाहर, ठीक है। तो उसमें ये मिशन को हमने पारित किया हुआ था। उसके बाद नशा निवारण नीति को बनाने का वो बनी भी, वो अधिसूचित भी होगी, इतना बड़ा काम किया,
नशा निवारण बोर्ड ने उसके। अब आप नीति को समग्रता से एक डेडिकेटेड फोर्स बना करके सभी विभागों को एक ही छत के नीचे ला करके एक इसका निदेशालय बना करके आप निरंतर 24/7 काम नहीं करेंगे तो आपकी मौतें होती ही रहेंगी। हमारी हम यही देखते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। एक अधिकारी काम करता है, बस अखबारों में वही चलता है, यहाँ चलता है। अभी पकड़े नहीं है, उससे पहले ही वो अखबारों में आ जाते हैं। अभी 27 हमारी चिन्हित कर ली है, जल्दी हम पकड़ेंगे, जैसे आपका इंतजार कर रहे हो। एक आदमी जब किसी गिरोह का पकड़ा जाता है उसके बाद सारे खबरदार हो जाते हैं। उसकी बात तो बाहर कभी आनी ही नहीं चाहिए। तो हमको ट्रेनिंग्स भी देनी है। नशा निवारण बोर्ड ने 102 ऐसे पुलिस और इसके स्टेट एक्साइज के अधिकारियों को और लगभग 600 रेवेन्यू और फॉरेस्ट के अधिकारियों को संवेदनशील किया। इसके ऊपर ट्रेनिंग्स करी और डार्कनेट के ऊपर तो हमने यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के जो क्षेत्रीय जो कंसल्टेंट है माननीय जयंत मिश्रा जी है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बड़े ही उच्च उस पे पीठासीन थे किसी वक्त, उनकी मदद लेकर के हमने नशा निवारण बोर्ड ने ये हिपा में ट्रेनिंग्स करवाई, ऑनलाइन भी करवाई। महामहिम राज्यपाल, 2 राज्यपालों ने, महामहिम राज्यपालों ने उसका उद्घाटन किया। हमने ये सब ट्रेनिंग्स भी करी। मौजूदा सरकार कह रही कि वो बहुत संवेदनशील है और नहीं, शब्दों में आप संवेदनशील बहुत है। मुझे लगता है मैं भी हूं, आप भी हो। कर क्या रहे हैं हम लोग? हम कर क्या पा रहे हैं? हमने सारा काम सिर्फ पुलिस को ही दे रखा है। कर रहे हैं ऐसा प्रोविजन करने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने कानून बिना पढ़े ही कहा कि ये कमजोर है। आप कानून को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और कहेंगे ये तो कमजोर है। आपने प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 जिसकी अधिसूचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2020 में करी, 21 में करी या 22 में करी, जो भी नोटिफिकेशन हुआ, आपने उसमें सिर्फ एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया। क्या आप हमें बताएंगे, क्या इस प्रदेश की जनता को आप बताएंगे कि आपने कितने बड़े तस्करों को उसमें डिटेन किया? एक अभी किसी नेताजी की मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एक स्टेटमेंट आया है ना, और एक सचिवालय में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ा दुख होता है मुझे, विषय के बारे में मालूम नहीं होता लेकिन कोई ना कोई ऐसी एक राजनीतिक सी स्टेटमेंट दे देना मुझे लगता बचना चाहिए। P10DPS एक्ट 1988 में आपने कितने लोगों को डिटेन किया, आपने कितने लोगों की संपत्ति की जांच की? आपने जो संपत्ति की जांच की वो चैप्टर 5A ऑफ NDPS एक्ट 1985 के तहत की। आप उसको P10DPS एक्ट में कह रहे हो? अगर उसमें अगर करी भी है आपने उनकी वित्तीय जांच, ठीक है, तो साहब बड़े बड़े भयंकर यहाँ पे तस्कर बैठे हैं इसके चरस के और अफीम के, आप उनकी भी करो। P10DPS एक्ट में बनाई इसलिए था, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ने के लिए बनाया वो, ठीक है ना। आप छोटे छोटे लोगों की उनकी वित्तीय जांच करेंगे, 4 ग्राम वाले, 10 ग्राम वाले, है ना। वित्तीय जांच भी वहां होती है जहां पे 10 साल से ज्यादा की किसी की सजा, किसी को या तो सजा याफ्ता हो, सजा प्राप्त हुई हो, या सजा प्राप्त उसको सजा होने वाला ऐसा कोई ऑफेंस को कमिट करता हो, ठीक है ना। हम नहीं कह रहे, आपको लिंकेज करने के लिए आपको उसकी चेन जो है उसमें जाना पड़ेगा आपको, है ना। उसकी बैंक डॉक्यूमेंट्स आपको सब कुछ लेने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जांच तो तब लीगल होगी ना जब उसको 10 साल से ज्यादा की सजा हो रही हो या आपने कमर्शियल क्वांटिटी पड़ी हो। मुझे बताइए, चिट्टे में या हेरोइन के केसेस में कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें हम कमर्शियल क्वांटिटी पकड़े हैं, यानी कि 250 ग्राम से ऊपर के कितने केसेस हो गए? वित्तीय जांच तो आपकी तब सफल होगी, अन्यथा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको मानेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो होगा क्या? मैं कह रहा हूं कि कानून को पहले समझिए। अभी ज्यादातर मामले वो पकड़े जा रहे हैं जो कंज्यूम कर रहा है, जो पहले ही शिकार है उसको ही पकड़ा जा रहा है ज्यादातर मामलों। हाँ, शिमला में जरूर कार्रवाई हुई है। देखो, चिट्टे के खिलाफ कार्रवाई हर जगह हो रही है, बिलासपुर में भी हो रही है, शिमला में भी हो रही है, सोलन में बहुत हो रही है, कुल्लू में भी हो रही है। मैं इस पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना, और लोग बहुत समर्थन भी कर रहे हैं, है ना। यहां तक समर्थन करने के में कूद गए कुछ लोग तो कि हम आपको 51,000 दे देंगे, सूचना हमें दीजिए। आपको क्यों दीजिए सूचना? सूचना सेक्शन 42 और 43, 41, 42 पे NDPS एक्ट में आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी है, पुलिस को देनी है। आप किसी भी संस्था को दे देंगे इन्फॉर्मेशन, ना केवल एक माननीय घोषणा की। बहुत सारी पंचायतों ने भी पहल की, हमें सूचना दी, बहुत सारे लोग करें। क्यों? तो क्या वो ऐसी पहल कानूनी दृष्टि से? मुझे एक बात बताइए, मैं, आप हैं पंचायत के प्रधान है, मैं उस गांव में रहता हूं, मैंने आपको सूचना दे दी, कहीं आपको ये पहले से ही पता हो कि मैंने वोट आपको नहीं दिया है और आपने, ठीक है, आपने वो सूचना पुलिस को भी दे दी, लेकिन साथ में ये भी बता दें कि ओम प्रकाश ने दी है, तो कल को मेरा सिर कोई काट देगा वहां पे जब वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो जाए। सूचना बहुत सीक्रेटली देनी है और मेरा आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अथॉरिटी को देनी। देखिए, जो एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं NDPS एक्ट के तहत जो बताए गए 4 विभाग है, इनके अधिकारियों को दीजिए और वो भी लिखित रूप में दीजिए, लिखित रूप में दीजिए।
हाँ, ये सूचनाएं भी- जो ये है भी- ये भी आपकी बात सही है। एक सूचनाएं और- जो है सूचनाएं जो है बंद लिफाफे में दी जाती है और माननीय न्यायालय भी उस बंद लिफाफे को कभी भी खुलवाता नहीं है। सूचना का इतना हाँ, इंपॉर्टेंट सूचना है। कैसे दें आप, ये भी हमारे दर्शकों को क्लियर कर दें। सूचना बस लिखित रूप में दे, और अगर तुरंत कहीं पे जैसे माना कि अभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ कोई स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है, तो उस वक्त टेलीफोनिकली आप दें, लेकिन उसके बाद जरूर एक चिट्ठी लिखें कि हमने इतने बजे आपको टेलीफोनिकली इस टेलीफोन नंबर से इस टेलीफोन नंबर पे हमने आपको सूचना दी थी, इसके ऊपर ये कार्रवाई अमल में लाई जाए एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत। फिर जाकर के काम होता है। अन्यथा क्यों, आपकी तो नशा निवारण आपकी तो हेल्पलाइन से बहुत है, हेल्पलाइन पे तो आपको बहुत सारी सूचनाएं आई होंगी, तो हमें ये भी बता दीजिए कि उन हेल्पलाइन पे जो सूचनाएं आई थी आपने उस पे कितनों पे कार्रवाई की, कितनी, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन भी आती है, कई लोग धोखे से भी देते हैं, है ना, कहीं काम उधर हो रहा कई है। बार उनका नाम भी, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ मामलों में ऐसा भी होता है, सूचना देने वाला का नाम ही पहले पहुंच जाता हूँ वहां। नहीं, वो नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि उसकी सुरक्षा का इशू तो है ही है ना, उसकी सुरक्षा को तो आप नहीं ना कंप्रोमाइज कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात ये भी है, सूचना में क्या है कि सूचना, देखिए सूचना ही तो सब बड़ा दारों मदार है, जी, जी। है ना, इसी विषय के ऊपर सूचना ही तो लीक होती है, उसको चाहे कोई भी कर रहा हो, और वहीं से हम परेशान होते हैं, वहीं से हमारा जब जांच एजेंसियों को सब कुछ पता है, कहाँ चिट्टा बिक रहा है, कहाँ दूसरा नशा बिक रहा है, बावजूद इसके ये कुछ मामलों में क्या मिली भगत भी सामने आ रही है, क्योंकि जनता को ही लगता है कि मिली भगत है, अन्यथा ये चोट हो सकती थी पहले भी। मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए हमको पता है कि माना ढली में बहुत दुरुपयोग हो रहा है चिट्टे का, वहाँ पेशेंट्स भी आ रहे हैं और वहाँ पे इसका मतलब सप्लाईज हो रही है ना। आप क्या करेंगे, आप वो जो एक जनरल धारणा है, जो जनरल सूचना है, आप उसको चिन्हित करेंगे, उसको प्रोफाइलिंग करेंगे। आप प्रोफाइलिंग करके आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे पहुंचते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, एक आप प्रोफाइलिंग करके आपका पूरा सेल वहां बैठा होता है, वॉर रूम जिसको हम बोलते हैं, वो उसको प्रोफाइलिंग करता है, उसके ऊपर उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस निकाल के उसके बाद रेड होती है, उसके बाद उसे ऑपरेशन होता है। एक दूसरा होता है कि सिंगटा जी ने एक इन्फॉर्मेशन तुरंत दिया, यहाँ पे ये हो रहा है, और आप वहीं खड़े हैं या सामने कहीं खड़े हैं और आपने उसी वक्त तुरंत वो कार्रवाई करवा दी। लोगों में जो ये जनरल भ्रांति है कि ये मिली भगत हो जाती है, 10% तो मिली भगत होती भी होगी, नो डाउट अबाउट इट, है ना। काली भेड़ें तो सिस्टम के अंदर होती ही हैं, समाज के अंदर मिल जाती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। हमने तो व्हील चेयर पे बैठे अभियुक्तों को कराची पहुंचते देखा है ना। अभियुक्त व्हील चेयर पे है, कोर्ट में गया है और वो कराची पहुंच गया, ठीक है। तो काली भेड़ों का क्या कहना, वो तो है, हर जगह है, लेकिन उनकी भी वित्तीय जांच जरा थोड़ा हमको करना चाहिए, क्योंकि अपने घर को तो पहले साफ करना पड़ता है हमको, है ना। तो क्या होता है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस तक पहुंचते पहुंचते समय लगता है, तो वो उसके बाद वो ऑपरेशन आपके सफल होते हैं, समझ गए ना, है ना। इतना आसान भी नहीं है ये काम, है ना। इसीलिए समाज की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, सूचना देने में भी और अवेयरनेस को करने में। अब ये तो पुलिस की, लेकिन आप तो एनसीबी में खुद रहे हैं, एनसीबी जब इतनी विकराल स्थितियां, मौतें हो रही हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे वक्त में एनसीबी की क्या भूमिका रहनी चाहिए, एनसीबी कहाँ है? एनसीबी तो बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, हमारे तक सूचना नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीबी काम नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कल ही 50 करोड़ की बहुत बड़ी खेप पकड़ी, एक बहुत ही 33 साल की एक महिला वहां हिमाचल के दृष्टिकोण से, हिमाचल के दृष्टिकोण से भी। अब बात सुनिए, एक नार्को कोऑर्डिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें राज्यों को सपोर्ट करने के लिए एनसीबी का एक पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, होम मिनिस्टर का, माननीय होम मिनिस्टर का प्रोग्राम। आप उसमें ये कह देंगे कि हमारे यहाँ चरस की खेती का उत्पादन है ही नहीं, बहुत कम है, अफीम का है ही नहीं उत्पादन, आप छुपाएंगे तो वो आपको क्या मदद देंगे बताइए, बताएंगे तो आप ही ना। तो नार्को कोऑर्डिनेशन में भी जहां तक मैं समझता हूं, जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, या जो हम मांग है, हमारी डिमांड मदद के लिए, वो बहुत कम जा रही है। वो समय समय पे, मुझे याद है हमारे जमाने में 12-15 लाख रुपए के इक्विपमेंट तो हमने ही उस वक्त नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीआईडी, स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच को दिए थे। उस वक्त एसएनसीसी काम करती थी, लेकिन वो एसएनसीसी का क्या हुआ मालूम है, स्टेट नार्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट को पैरालिसिस में रखा गया, उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया गया। फिर उसके बाद बन गई एएनटीएफ, ये भी पिछली सरकार ने नोटिफाई किया, ठीक है। अब आजकल सुनने में ये आ रहा है कि क्योंकि वो तो पिछली भाजपा की सरकार थी, उन्होंने एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बनाई है, केंद्र सरकार ने भी यही कहा है, इसलिए हम तो अपनी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। आप क्या कर रहे हैं, आप किस लिए आपको विरोधाभास में क्यों डाल रहे हैं, आप अपनी फोर्स को क्यों डाल रहे हैं? वही जो स्टेट एसटीएफ है, और वो टास्क फोर्स सीआईडी के अधीन ही, अब तो राज्य पुलिस के अधीन है।
कौन सी वाली? एसटीएफ जो है वो, हाँ, वो एसटीएफ जो है वो अलग से होगी, लेकिन उनके जो अध्यक्ष जो होंगे या उनके जो एचओडी होंगे वो या तो एडीजी सीआईडी होंगे या वो कोई आईजी होंगे, है ना, उनको वो करेंगे। लेकिन बात तो फिर वही आ गई, तो एडीजी सीआईडी साहब एएनटीएफ को भी मॉनिटर करेंगे और एसटीएफ को भी मॉनिटर करेंगे। एसटीएफ को तो डीजी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले अच्छा, दिनों एक अधिसूचना जारी हो गई। उसमें एक कार्रवाई भी हुई थी, जो कार्रवाई हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा कई नेताओं को उसमें दिक्कत हुई, जब छापेमारी हुई तो कब की कई बात? कुछ दिन पहले की बात है। तो हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में रेड की गई, उससे जो खबरें निकल कर सामने आई। खैर, अब आप ये नहीं, तो बताइए उसमें कि क्या रिकवरी हुई? अब ये तो बेहतर, अब बहुत सारी चीज़ें तो पुलिस भी नहीं, तो सामने एसटीएफ की नोटिफिकेशन हो गई है, एसटीएफ की नोटिफिकेशन होगी, मुझे मालूम नहीं है। अब उसका जो प्रारूप है वो जब हम पढ़ेंगे तो तभी हमें पता चलेगा। लेकिन आप एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को क्यों आप स्ट्रांग नहीं करना चाह रहे? मेरा तो प्रश्न ये है, क्योंकि आपका जो स्टेट का जो नोडल एजेंसी है, जैसे केंद्र सरकार में एनसीबी एक नोडल एजेंसी है, आप एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को क्यों कमजोर करने पे तुले हुए हैं? मेरा यह प्रश्न है। मैं तो हमेशा, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के सामने भी, उनके समक्ष भी एक कार्यक्रम में कहा कि 50-100 करोड़ रुपए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को दीजिए, उसे सुदृढ़ कीजिए, है ना, और फिर आगे बढ़िए, आप सप्लाईज को कंट्रोल कर लेंगे। जो कर्मठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको विथड्रॉ कीजिए। जो लोग, जिनको डार्कनेट की को नॉलेज है, हाँ, नॉलेज है, जो ट्रेंड है, उनको इकट्ठा कीजिए। अभी आपने कहा कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी कि हम 1200 पहले कमांडोज हम वो करेंगे, फिर बोला वो कुछ टूरिज्म का भी काम देखेंगे, तो हमें समझ नहीं आया कौन सलाहकार है। चलो हो गया, हम लोग सोचा बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि डेडिकेटेड फोर्स तो चाहिए ना आपको, है ना। आप बाद में फिर बोला वो 1000 हो गए। फोर्स इसके लिए चाहिए। तो आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हिमाचल प्रदेश को भी खबरदार होने की ज़रूरत है, और जैसा इन्होंने कहा कि जो विभाग इसके लिए सक्षम है, जिनके पास पावर है एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का, वो भी जनता के साथ मिलके जन भागीदारी से ही इसको काबू किया जा सकता है, इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। देख रहे हैं आप, नमस्कार।